2023 में एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड के मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबों का वेलकम है इंडिया की नंबर 1 लैंग्वेज एकेडमी ओके इंग्लिश एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक रेनबो के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। इसमें मैं इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और साथ में हम पिक्चर के जरिए भी उस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और अगर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, आप वीडियो देखेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा। बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन, बहुत आसान शब्दों में एक एक स्लाइड की हिंदी मीनिंग आपको मिल जाएगी। हर एक पैराग्राफ हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा आपको, एंड एज वेल इसके साथ उसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। 2023 में एग्जाम देने वाले बिहार के सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं। शुरू करते हैं उस चैप्टर को जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और जिसको लिखा है महात्मा गांधी ने। सबसे पहले थोड़ी सी बात गांधी जी की, इनके बारे में भी किताब में क्वेश्चंस रहते हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बस जो बुक में दिया हुआ है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए। ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को उनकी डेथ हुई। उनका मेन वेपन जो है वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा था, और उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया 1915 यानी 1915 से 1948 1948 तक। और अगर कुछ सीखना है तो आप ये सीखें कि ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वो एक राजनेता होने से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। तो और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ था। ये सब कुछ है जो आप महात्मा गांधी के बारे में इस चैप्टर में जाने। इससे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, या अगर आपसे कहा गया गांधी जी के बारे में कुछ लिखे तो आप लिख सकते हैं। मुझे इस वीडियो में अबाउट राइटर बात नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो चलें सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे सबों से, और देखें पार्ट 1 है इसका। मैं इसमें टोटल 11 पैराग्राफ को डील करने वाला हूं, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम इसके थीम को जान लेते हैं कि इस चैप्टर में गांधी जी ने क्या किया है। तो पहले इंग्लिश देख लेते हैं हम। दिस इज एन एसे वेयर महात्मा गांधी हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये एक एसे है। अगर आपसे टाइप पूछा जाए दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देन यू हैव टू से इट्स एन एसे। और इस एसे में उन्होंने, यानी महात्मा गांधी ने, जो राइटर है, कंपेयर किया है, यानी उन्होंने तुलना किया है इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का, टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता से। मतलब इस चैप्टर में उन्होंने भारतीय और पश्चिमी सभ्यता की तुलना की है। एंड इवेंचुअली कहते हैं अंततः, फाइनली को, ही हैज सजेस्टेड, उन्होंने मशवरा दिया है, सलाह दिया है, वी इंडियन, हम भारतीयों को, टू शन बोलते हैं दूर रहना, इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमें पश्चिमी सभ्यता से हर कीमत पर दूर रहना है। अंत में उन्होंने यही मशवरा दिया है हम लोगों को। तो अब देखें, इसका हिंदी भी लिख दिया मैंने। यह एक लेख है जहां महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिमी सभ्यता से की है, एवं अंततः हम भारतीयों को यह सलाह दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में इससे दूर रहें। इससे, भारतीय नहीं, पश्चिमी सभ्यता से। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि सबसे पहले आप ये जान लें सिविलाइजेशन होता क्या है और कल्चर होता क्या है। व्हाट इज सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज कल्चर। देखें, चैप्टर में सिविलाइजेशन का डेफिनेशन है जो गांधी जी ने अपनी तरफ से दिया है, बट आमतौर पर अगर हम आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो तरीका होता है। सिविलाइजेशन ना एक वे ऑफ लिविंग है, जो हम जिंदगी गुजारते हैं, स्पेंड करते हैं, उसके जीने का एक तरीका, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला है, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। और कल्चर, बहुत सारी चीजें मिलके कल्चर बनाती हैं। आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, मतलब आपके यहाँ जो ड्रेसिंग स्टाइल है, वेशभूषा, खाना पीना, रहन सहन, आपकी बोली,
आपका नाच गाना, ये सारी चीजें मिलकर के किसी के कल्चर को बनाती हैं। तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो दुनिया में सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन है। कैसे, ये गांधी जी ने यहां पर साबित कर दिया। चले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलें स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। वी पीपल शुड स्टार्ट नाउ। देखें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्लाइड की तरफ आते हैं। पहला जो पैराग्राफ है आपका, आई बिलीव, ये आई बिलीव कौन है? गांधी जी। वो कहते हैं मैं विश्वास करता हूं या मेरा यकीन है दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व। जो भी रेड लेटर में, पहले उसका मैं मीनिंग बता दूंगा। इवॉल्व मींस विकसित होना, सोन मतलब बोना, बीज बोना, एंसेस्टर पूर्वज, फेरोज कहते हैं फिरौन को, ये जो शासक है इसको हम फेरोज कहते हैं। ये जो ग्रीस है ना, ये ग्रीस यूनान एक देश है जहां के एरिस्टोटल थे, है ना, और ये इजिप्ट सब, ये मिस्र की सभ्यता को हम कहते हैं। तो पहले आप जो वर्ड थे रेड कलर में जो डिफिकल्ट लगे, मैंने उसका पहले मतलब बता दिया आपको। ग्रीस यूनान देश को कहते हैं जहां के ये अरस्तु हैं। इवॉल्व विकसित होना, सोन बोना, एंसेस्टर पूर्वज, ग्रीस यूनान, फेरोज फिरौन जो बादशाह था वहां का, सम्राट था इजिप्ट का। इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूं। गांधी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की है वो दुनिया में कहीं भी मात खाने वाली नहीं है। मात खाना यानी हार जाना। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी ऐसा नहीं दुनिया में जो बराबरी कर सकता है द सीड्स, उन बीजों की। कौन सा बीज? सभ्यता का। सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने बोया है। इसको हम फोर फादर भी कहते हैं एंसेस्टर को। रोम वेंट, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जो थी ना वो रोमन साम्राज्य था। जैसे अभी अमेरिका सुपर पावर है, इन द सेम वे रोमन साम्राज्य दुनिया की पहली सुपर पावर, वो इस दुनिया से चले गए भाई, उनकी शक्ति कहीं नहीं दिखती। रोम कौन? वही इटली की जो कैपिटल है आज, वो बहुत बड़ा साम्राज्य था। ग्रीस वो कंट्री जिसने सारे इंटेलेक्चुअल को पैदा किया। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस कहां से भाई? ग्रीस से, यूनान से। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, यूनान से। फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थेनीज, यूनान से। ये थेल्स थ्योरम, ये पाइथागोरस, आर्किमिडीज जिसने थ्योरी ऑफ बायंसी दिया, सारे के सारे यूनान से। दुनिया को जीतने निकला था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, वो भी यूनान से। इतने सारे, ये सुकरात, प्लेटो, है ना, ये सारे के सारे यूनान से थे। कहां है अब? वो तो दिवालिया होने की कगार पे आ गया था 16-17 के पीरियड में, बैंकरप्ट हो गया था। आगे चलो। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट बोलते हैं किस्मत को। ग्रीस के साथ भी वैसा ही हुआ। द माइट यानी ताकत ऑफ द फेरोज, ये फिरौन जो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, इसकी भी शक्ति टूट गई। जापान का पश्चिमीकरण हो गया। चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इंडिया इज स्टिल। लेकिन अगर हमारे अपने देश भारत की बात करूं तो ये आज भी समहाउ और अदर, चाहे जैसे भी हो, साउंड एट द फाउंडेशन, ये आज भी अटल है, ये आज भी अडिग है। ये हमारे भारतीय सभ्यता की खूबसूरती है। मुझे यकीन है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की है वो विश्व में कहीं भी मात खाने वाली नहीं है। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए जाने वाले बीज की बराबरी नहीं की जा सकती। रोमन सभ्यता समाप्त हो गई, यूनान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिरौन की ताकत भी समाप्त हो गई। जापान का पश्चिमीकरण हो गया। चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत की सभ्यता अभी भी किसी न किसी तरह बरकरार है, जिंदा है। अब देखो इन लोगों की क्या हालत है। द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग, लर्न लेसन्स, वो लोग सीखते हैं, सबक सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। ग्रीस और रोम के लोगों की राइटिंग्स से जो वो लोग लिखते हैं, इससे वो सीखते हैं। ये बताओ, which exist no longer in their former glory, और वो ग्रीस और वो रोम जो अब अपने अस्तित्व में नहीं है, in trying to learn from them, और यूरोप के लोग जो अपने आप को महान बोलते हैं, दुनिया के सामने सुपर पावर बने हुए, ये लोग सीखते हैं ग्रीस और रोम के लिखे गए लेख से, वहां के जो स्कॉलर्स ने लिखा था। और उनसे सीखने के क्रम में यूरोपियंस वो लोग इमेजिन करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वो लोग ग्रीस और रोम की हुई गलती को दोहराएंगे नहीं। Such is their pitiable condition, ऐसी दया योग्य स्थिति इन लोगों की है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी है, आप पढ़ लेंगे, मुझे जरूरत नहीं है। पिक्चर है, ये रोम को शो कर रहा है, और ये सॉक्रेट्स की पिक्चर है जिसको हम सुकरात बोलते हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, भाई इस सब के बीच, मिड्स बोलते हैं बीच, चार्ज बोले तो दोष, इंड्यूस बोले तो बहलाना, फुसलाना, मनाना। इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अटल है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और ये भारत की खूबसूरती है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ये भारत के ऊपर दोष मढ़ा गया है, दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड,
कि उसके लोग असभ्य हैं, इग्नोरेंट, जाहिल हैं, एंड स्टॉलिड और जिद्दी हैं, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि उन लोगों को ये क्या बोलते हैं, मनाना बहुत मुश्किल है कि वो लोग कोई परिवर्तन अपना लें। हमारे भारत के लोग, है ना, जैसे हैं भाई वैसे ही वो अच्छे हैं, वो अटल हैं, वो उन्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, दे आर बेस्ट। कहने का ये मतलब है इट इज रियली अ चार्ज अगेंस्ट आवर मेरिट। और ये जो है ना हमारी श्रेष्ठता, हमारा जो बड़प्पन है, ग्रेटनेस है, महानता है, उसके ऊपर लगाया गया ये एक आरोप है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड ट्रू फाउंड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल बोलते हैं, आप लोगों ने लोहार का देखा होगा, उसके ऊपर वो जो रख के पीटते हैं ना, तो अपने तजर्बे की निहाई पर, अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं, वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की हिम्मत नहीं है ना। मेनी थ्रस्ट, बहुत सारे लोगों ने थोपने की कोशिश की, देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, भारत पर अपने मशवरे को, एंड शी रिमेन्स स्टेडी, और वो जैसे लगातार है वैसे ही बना हुआ है। दिस इज हर ब्यूटी, ये खूबसूरती है हमारे देश की। इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे उम्मीद की आखिरी किरण है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। अब गांधी जी बताते हैं सिविलाइजेशन क्या है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मतलब सिविलाइजेशन वो मोड ऑफ कंडक्ट है, चरित्र का वो पहलू है जो पॉइंट आउट करता है, यानी बताता है मनुष्य को द पाथ ऑफ ड्यूटी, उसके कर्तव्य का रास्ता। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी किसी भी ड्यूटी का, कर्तव्य का निर्वहन करना, उसको पूरा करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और साथ साथ नैतिकता का अवलोकन करना, ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्टिबल हैं। To observe morality is to attain mastery over mind and our passion। मतलब ये कि नैतिकता का अवलोकन करने के समय ये जरूरी है, या नैतिकता का अवलोकन अगर करना हो तो ये जरूरी है कि भाई हम अपने माइंड पे, यानी मस्तिष्क पे, और अपने पैशन, अपनी ख्वाहिश पे, अपने जुनून पे क्या करें, उस पे हम कमांड करें। So doing we know ourselves, ऐसा करने से हम जान सकते हैं, हम अपने आप को जाने, अपने डिजायर को कंट्रोल करें, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, उस पे लगाम लगाएं। और गांधी जी फिर यहां पर अपनी जो उनकी भाषा थी गुजराती, उसमें वो बताते हैं कि सिविलाइजेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है। मतलब जैसे हमने कहा ना, मैंगो का इक्विवेलेंट हिंदी में क्या होता है, तो आम। तो उन्होंने कहा गुजराती में सिविलाइजेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है, तो अच्छा चरित्र, यानी गुड कंडक्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगली स्लाइड पर आते हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बेहतरीन हिंदी एक्सप्लेनेशन, साथ में जहां पे दिक्कत हो पिक्चर भी, और जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको रेड कलर से बोल्ड भी कर दिया गया है। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन सही है, देन इंडिया, तो भारत को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और हमारा भारत वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए। हिंदी में देखें, यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने बताया है, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और ये ऐसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम देखते हैं कि माइंड जो है ना, हमारा मस्तिष्क, वो रेस्टलेस बर्ड है, बेआराम परिंदा है, इसको कोई चैन नहीं है। The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied। ये मस्तिष्क जितना पाता है उतना ही चाहता है, और फिर भी असंतुष्ट रहता है, हमेशा और से और की तलाश में रहता है। The more we indulge in our passion, the more unbridled बोलते हैं अनियंत्रित को they become। हम जितना ही इंडल्ज होते हैं, यानी इन्वॉल्व होते हैं अपनी ख्वाहिशों में, ये उतना ही अनियंत्रित होता जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट, एक सीमा तय कर दी हमारे इंटेलिजेंसेस की। हम इस इतनी खुशी लेंगे, इतनी लग्जरियस लाइफ जिएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है। इंसान अपने आप को मस्तिष्क से जितना खुश कर ले उतना बढ़िया है, वरना किसी के पास पैसा होने से खुशी नहीं मिलती। चचा गालिब ने कहा था, गालिब एक बहुत बड़े शायर हैं, आप जानते होंगे, उन्होंने कहा था इसी पे कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मनुष्य एक बेआराम परिंदा है। उनका एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो ये इंसान है जो मौत के सफर तक, अगर मतलब उसके मौत के सफर तक उसके ख्वाहिशों का सिलसिला जारी रहता है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती,
बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह ने एक शेर कहा था कि इंसान मरने के बाद भी उसकी ख्वाहिश कंटिन्यू रहती है। अब कैसे? तो उन्होंने एक शेर कहा था कि इंसान के ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज जमी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो ये मनुष्य है। इसी के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई हम अपनी ख्वाहिशों को जितना लगाम लगाएंगे हम जीवन में उतने खुश रहेंगे। और आपसे जो मैंने अभी कहा कि इंडिया की नंबर 1 लैंग्वेज एकेडमी, हम सबसे पहले बिहार वालों को सर्विस दे रहे हैं। देखें, ये आपको मैं पिछले ईयर्स के कुछ रिजल्ट बता रहा हूं आपके सामने। आप ये देख रहे हैं 2020 में फर्स्ट टॉपर ऑफ बिहार, 2021 में सेकंड टॉपर ऑफ बिहार, 2021 में थर्ड टॉपर ऑफ बिहार, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये रिजल्ट देखें। आप भी इस बड़ी एकेडमी में, ये ओके इंग्लिश एकेडमी में आप भी पढ़ें और अपने आप को इन स्टूडेंट्स के साथ देखें। स्टेट टॉपर्स और डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स बनना हमारे यहां कोई बड़ी बात नहीं है। 2020, 2021 These are the toppers। ये देखें 98 इन इंग्लिश शबीना 2021 में, ये सब हमारे रिजल्ट हैं। और 2023 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है टॉपर्स 12th कोर्स 2023। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट बुक रेनबो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कंप्लीट ग्रामर, आपको मॉडल सेट्स, ट्रांसलेशन, राइटिंग सेक्शन, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग यू विल बी टॉट। और ये नंबर्स हैं जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वहां पर आपको चैट और कॉल सपोर्ट 24/7, 24 घंटे 7 दिन मिलेगा। आप चैट सेक्शन में वो बात कर सकते हैं जब भी चाहे, एकेडमी से कोई प्रॉब्लम हो अगर आपको, तो अगर ज्वाइन करने में, तो जबरदस्त मौका है आपके पास। जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर के फौरन ज्वाइन कर लें। और जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये A to Z चैप्टर का वहां पे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, फी ओनली 500। कभी कभार ऑफर भी निकलता रहता है तो फीस कम हो जाती, बट जनरली आमतौर पे हमने इसकी फीस जो है 500 रखा हुआ है। पूरे मतलब एग्जाम होने तक की पूरे साल की फीस ओनली 500 है। और यही नहीं, हिंदी फ्री है इसके साथ, और जिनका उर्दू है वो उर्दू फ्री है। कंप्लीट इसी लेवल का आपको हिंदी उर्दू भी मिलेगा, बट उसकी फीस नहीं ली जाएगी। चले देखते हैं आगे हम। ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी। कोई आदमी इसलिए खुश नहीं होता बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वो अमीर है। मतलब अमीर होने का मतलब ये नहीं कि वो खुश है। या अनहैप्पी या उदास रहता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो गरीब है। मतलब अमीरी, उदास रहने का या खुश रहने का अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी। अमीरों को अक्सर नाखुश देखा गया है, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों लोग ऐसे हैं जो हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इसी सबको देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिसवर्डेड अस, हमें रोका, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, मतलब ऐश करने से, है ना, हमें जो है ज्यादा लग्जरियस लाइफ गुजारने से, हमें आनंद से दूर रखा उन्होंने। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लो। हम आज भी वैसा ही हल को यूज करते हैं एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जैसा हजारों साल पहले था। देखें, वैसे ये चीजें इस एज में रेलिवेंट नहीं है। अब भाई हल की जगह ट्रैक्टर ने ले लिया है, लेकिन गांधी जी ने जब इस लेख को लिखा था उस पीरियड में वही हल चल रहा था जो हजारों साल पहले था। चलें आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस। रिटेन बोलते हैं लगातार, जारी रखने को। हम आज भी वैसे ही झोपड़ी में रहते हैं, कॉटेज झोपड़ी को बोलते हैं। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो फॉर्मर टाइम यानी पहले हमारे पास था। एंड आर इंडाइगेनस एजुकेशन, इंडाइगेनस एजुकेशन कहते हैं घरेलू शिक्षा को, रिमेन्स द सेम एज बिफोर, आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी। अभी हमारे यहां जो मतलब पहले वही गुरुकुल और शिक्षा वाला सिस्टम था जब गांधी जी थे तब तक। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरोडिंग कॉम्पिटिशन, मतलब ये कि एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा वाली दौड़ है, मतलब प्रतिस्पर्धा वाला सिस्टम है जो एक दूसरे की जिंदगी को खाने पे लगा हुआ है, ऐसा कोई कंपटीशन पहले नहीं था। Each followed his own occupation, हर कोई अपने व्यवसाय को करता था। एंड चार्ज द रेगुलर वेज, और उसकी एक मजदूरी होती थी वो लेता था। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं जाना, वो जानते थे। आवर फोरफादर्स न्यू दैट, हमारे पूर्वजों को मालूम था कि मशीन का आविष्कार कैसे करते हैं।
इफ वी सेट आवर हार्ट, लेकिन ये भी था कि अगर वो इन चीजों के पीछे भागते हैं, वी वुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे और हम अपना मोरल फाइबर, अपना चरित्र खो देंगे। आगे बढ़ते हैं। दे देयरफॉर, इसलिए हमारे पूर्वजों ने आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, गहन विचार विमर्श के बाद, डिसाइडेड दैट, उन्होंने फैसला किया दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड एंड फीट, हम लोग हाथ पैर से जो करना चाहते हैं करें। दे सॉ, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारी जो रियल हैप्पीनेस है, असल खुशी है, एंड हेल्थ, हमारा जो सेहत है, हमारी जो हेल्थ है, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आर हैंड्स एंड फीट, वो लगातार एक प्रॉपर यूज करने में, हमारे हाथ और पैर को, इसको बेकार रखने में नहीं है। मशीनों की पूजा करने वाले हमारे पूर्वज नहीं थे, उनको अपने हाथ और पैर पर पूरा भरोसा था और उन्होंने इसी से काम किया। शहरों में उन्होंने रहना पसंद नहीं किया। दे डिड नॉट प्रेफर टू लिव इन विलेज। हमारे पूर्वजों ने मशीनों पर भी यकीन नहीं किया और गांव में रहना पसंद किया। क्यों गांव में रहना पसंद किया, हम देखते हैं यहां। They further reasoned that large cities were a snare. उन्होंने देखा कि जो बड़े शहर थे वो एक स्नेयर थे। स्नेयर बोलते हैं ट्रैप, फंदा को, एंड यूजलेस इनकम्ब्रांस, और एक बोझ था, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और ये कि लोग वहां खुश नहीं थे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहां चोरों का गैंग था, रॉबर्स डाकुओं का गैंग था, प्रोस्टिट्यूशंस वेश्याएं थी, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और वहां पाप परवान चढ़ रहा था, बढ़ रहा था। एंड दैट पुअर मैन विल बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और वहां गरीबों को अमीरों द्वारा लूटा जाता था। दे वर देयरफॉर, इसलिए वो सभी सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव में, वो छोटे गांव में संतुष्ट थे। उन्होंने देखा, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, के जो बादशाह है, राजा है, सम्राट है, और उसकी जो तलवारें हैं, वर इंफीरियर, वो बहुत छोटी थीं, टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, मतलब एथिक्स की तलवार के सामने में, नैतिकता की तलवार के सामने में, और इसलिए हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर, और उनके सामने ऋषिज का और फकीरों का, ये वर्ड डायरेक्ट यूज कर लिया गया है, ऋषिज का और फकीर के ताकत के सामने, उनके एथिक्स की ताकत के सामने, सम्राट के बादशाहों के तलवारों में भी ताकत, वो तुच्छ थे उसके सामने, उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. और अगर ऐसा नेशन हो जहां ऋषि मुनि का ये सम्मान हो, फकीरों का ये सम्मान हो, उनको किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे रास्ते, बल्कि सिखाने की जरूरत है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, हमारे यहां दरबार भी थे, लॉयर्स, वकील भी थे, एंड डॉक्टर्स, और चिकित्सक भी थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वो सभी अपनी एक सीमा के अंदर थे। हर कोई जानता था अपने पेशे को, एंड वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, और कोई अपने आप को किसी दूसरे से सुपीरियर नहीं समझता था, ऊपर ऊंचा नहीं समझता था। मोर ओवर, साथ ही अगर हम इसके बाद आगे बात करें, यही नहीं बल्कि दीज वकील्स एंड वेद, के वो जो वकील थे और जो वैद थे, चिकित्सक, डिड नॉट रॉब पीपल, लोगों को लूटते नहीं थे। They were considered people's dependents, not their masters. और उनका जो स्टेटस था वो ये था कि वो सभी जनता पर टिके हैं, न कि जनता के मालिक हैं वो। Justice was tolerably fair, और जो न्याय था वो tolerably जो है मतलब उचित था, अनुचित कभी नहीं रहा। हाँ, कुछ थोड़ा ऊंच नीच हुआ फिर भी हमेशा उचित ही रहता था। The ordinary rule was to avoid courts, और आम जो रूल था, जो तरीका था, साधारणतः वो ये था कि कोर्ट में, यानी दरबारों से जाने से बचा जाए, कोर्ट कचहरी से। देयर वर नो टाउट्स, टाउट्स बोलते हैं दलाल को, वहां कोई दलाल नहीं थे। टू ल्योर बोलते हैं लालच देना को, पीपल इनटू देम, लोगों को लालच देने वाले दलाल नहीं थे, ठीक है, लोगों को ललचाने वाले। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, और ये बुराई भी बस जो राजधानी है उसके आसपास दिखती थी। आम लोग तो भाई आजादी से रहते थे और अपने जो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन था, उनका कृषि वाला जो पेशा था, उसको वो अपनाए हुए थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और उन्होंने ट्रू होम रूल एंजॉय किया। ये क्वेश्चन अक्सर आता भी था,
आता भी है कि भाई हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, तो इसका आंसर यही है कि देखो ट्रू होम रूल कहते किसको है, पहले ट्रू मीन सच्चा, होम रूल मतलब स्वदेशी, जो एक स्वदेशी नियम है वो हमारा ये है कि पूर्वज जो थे हमारे उस जमाने में अगर कहा सुनी हो गई, कोई बात हो गई, कोई मामला हो गया, तो लोग एक पेड़ के नीचे जाते थे और दोनों पक्ष को रखा जाता था, गांव के कुछ लोग बैठते थे और उसको वहीं सुलझा लेते थे। कोई कोर्ट कचहरी पुलिस नहीं करता था। अगर दो पक्ष की गलती है तो भाई दो बात उसको कही गई, दो बात उसको कही गई, गले मिला दिया गया। कोई लड़के लड़की वाला मामला हुआ, दो डंडा उसको मारा गया, दो डंडा उसको मारा गया, शादी ब्याह करा दिया गया। ये जो है ट्रू होम रूल कहलाता है, ना कि कोर्ट कचहरी जाना और सर फोड़ना और घसीटना एक दूसरे को कोर्ट में। The Indian civilization, as described by me, has been so described by its votaries. Votaries कहते हैं योगियों को। भारतीय सभ्यता जैसा मैंने इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, इसके बारे में बताया, वर्णन किया है, वैसा ही योगियों ने भी वर्णन किया है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है वर्ल्ड का, किसी भी सभ्यता में have all men attain perfection, हर व्यक्ति परफेक्ट हो, दुनिया के किसी सभ्यता में ऐसा नहीं है। लेकिन जो भारत की सभ्यता है ना, इंडियन सिविलाइजेशन, उसकी टेंडेंसी जो है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो ये है टू एलिवेट द मोरल बीइंग, कि वो नैतिकता को बढ़ावा देता है। हमारी भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिकता को बढ़ावा देती है। भौतिकता यानी मटेरियलिटी को बढ़ावा देती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपैगेट मतलब प्रचार प्रसार करना, बढ़ावा देना इमोरलिटी, अनैतिकता को, ये बढ़ावा देती है, ये बढ़ावा देती है मटेरियलिटी, भौतिकता को भी, अनैतिकता को भी। और हमारी जो सभ्यता है वो मटेरियलिटी की बजाय अपने हाथ पैर पर भरोसा करती है और अनैतिकता की बजाय नैतिकता पर। यहां पर दोनों सभ्यता का असल फर्क तो इन्होंने अब बताया है। ये कह रहे हैं द लेटर इज गॉडलेस। ये लेटर का मतलब पत्र नहीं समझ लोगे, LA है, मतलब जो बाद में आ रहा है। तो बाद में कौन सभ्यता आ रही है, देखो यहां पर बाद में इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात किया है। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, लेटर का मतलब यहां पे पश्चिमी सभ्यता गॉडलेस है, मतलब भगवान में विश्वास नहीं करती। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। और जो पहले आने वाली सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता है वो भगवान में यकीन रखती है। यानी हम लोग थीस्ट हैं, भगवान में विश्वास करने वाले। पश्चिम के लोग अथीस्ट हैं, वो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया। भाई हर भारतीय को योग्य होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए कि जो भारतीय सभ्यता है, मतलब भारतीय सभ्यता है हमारी अपनी, उसके साथ ऐसे ही एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, ऐसे ही चिपकना चाहिए जैसे कि एक बच्चा अपनी मां की छाती से चिपका होता है। दोनों सभ्यता ठीक है, लेकिन हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो सुपीरियर है। और हर भारतीयों को यह करना चाहिए कि अपनी भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपकना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी मां की छाती से चिपका हुआ होता है। और आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, टॉपर 12th कोर्स 2023 प्ले स्टोर पे जाएं, ओके इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड करें, टॉपर्स 12th कोर्स 2023 ज्वाइन करें। अभी के अभी जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे आप कॉल करें और इस कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको हिंदी 100 मार्क्स का कंप्लीट कोर्स फ्री मिलेगा। जिनका उर्दू है उनको उर्दू 100 मार्क्स का कंप्लीट कोर्स फ्री मिलेगा। हिंदी और उर्दू के लिए कहीं पैसा देने की जरूरत आपको नहीं है। यू नीड नॉट टू पे एनीवेयर, इवन अ सिंगल पेनी, एक पैसा भी नहीं। और ये पढ़ाया कैसे जाएगा आपको देख लें आप। पेड कोर्स 12 फॉर बिहार बोर्ड, हिंदी 100। एक चैप्टर है, मान लिया उसने कहा था, तो पहले आपको लेखक परिचय एवं प्रश्न पढ़ाया जाएगा। ये देखें ये सारे चैप्टर गद्य भाग के हैं। हाउ विल आई टीच यू, पढ़ाया कैसे जाता है वहां पे। तो सबसे पहले आपको जो वीडियो मिलती है ना, इतनी वीडियो मिलती है, लेखक परिचय एवं प्रश्न, फिर संपूर्ण पाठ व्याख्या, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसका समरी, फिर उसका क्वेश्चन आंसर, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, और फिर उन सबों का PDF मिलता है आपको। और एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज जो बिहार की शिक्षा में क्रांति है, रेवोल्यूशन है, वो ये है ऑडियो। चलो आंख बंद करके सुनते हैं, मतलब आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक चैप्टर पढ़ाने में 1-1 घंटा लगता है, राइट, पूरा एक्सप्लेन करने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी रिवोल्यूशनरी चीज है, 5 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आंख बंद करके सुनते हैं, आपको 1-1 चैप्टर का प्रोवाइड किया जाएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिम का शुक्र अदा करता हूं, उसको मैं धन्यवाद कहता हूं। फॉर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं।
आई हैव लर्न्ड, मैंने सीखा है, फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य से। क्योंकि गांधी जी ने भी पढ़ा है वहां, वो इंग्लिश के एक बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं। But I'm thankful to the modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. Finally, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं आधुनिक सभ्यता को, क्योंकि इसने मुझे सिखाया है बहुत कुछ, और अगर मैं भारत को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहूं अगर, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, तो एकदम निष्कपटता के साथ, पूरे फ्रैंकनेस के साथ मैं अपने देशवासियों से कहना चाहूंगा कि देखो भाई, सालों साल का मेरा अनुभव है आधुनिक सभ्यता का, और एक ही सबक सीखा है मैंने उससे। किससे? पश्चिमी सभ्यता से। किससे? आधुनिक सभ्यता से। किससे? यूरोपीय सभ्यता से। और वो ये सीखा है कि हमें शन यानी दूर रहना है, किसी भी कीमत पर हमें पश्चिमी सभ्यता के पास नहीं जाना है, वरना हम अपनी असल पहचान खो देंगे। What is that modern civilization? और उन्होंने ऐसा क्यों कहा गांधी जी ने? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि ये जो आधुनिक सभ्यता है वो क्या है मालूम है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। ये वस्तुओं की पूजा है, वस्तुओं की। ये देखो, ये घर है, मोबाइल है, गाड़ी है, हेडफोन है, ये है, ये मटेरियल, ये वस्तुएं हैं। छोटा सा कलेक्शन है, ये पूरा हो जाएगा फिर नया कलेक्शन आएगा, ये पूरा हो जाएगा फिर नया कलेक्शन आएगा। ये है पश्चिमी सभ्यता। भारत की सभ्यता ये है कि ख्वाहिशों को में भाग देते चले जाओ, उसको डिवाइड करते चले जाओ, और पश्चिमी सभ्यता ये है ख्वाहिशों को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, गुना करते चले जाओ, आप पश्चिमी सभ्यता के करीब पहुंच जाओगे। इसलिए इन्होंने कहा कि ये पश्चिमी सभ्यता क्या है? ये पूजा है वस्तुओं की, चीजों की। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्यूटीनेस, हमारे अंदर जो वो हैवान है, ये उसकी पूजा है। इट इज एन अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। ये अनएडल्ट्रेटेड किसको कहते हैं मालूम है? एडल्ट्रेशन कहते हैं मिलावट को, और अनएडल्ट्रेटेड बोलते हैं एकदम शुद्ध को। ये शुद्ध भौतिकवाद है, भौतिकवाद। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता का अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा अगर ये ना सोचे हर अपनी जीत पर। आधुनिक सभ्यता के हर एक जीत जो आ रही है आधुनिक सभ्यता के खाते में, अगर हर एक जीत पर ये नहीं सोचे, क्योंकि वो जीत नहीं, असल उसके लिए हार है। सोचने का समय है आधुनिक सभ्यता के लिए, क्योंकि इंसान पंगु होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है ना? वो मेंटली फिजिकली फिट नहीं हो पा रहा है, और लोगों के अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक हैवानियत घुसी जा रही है ना? मानवता से दूर होता जा रहा है। ये सब दे रहा है आधुनिक सभ्यता हमें, थोड़े से आराम के बदले में। तो ये था माय डियर आपका चैप्टर, जिसका मैंने आपको 11 पैराग्राफ पढ़ाया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो के स्टार्ट में ही आपको मैं टोटल 11 पैराग्राफ पढ़ाने वाला हूं, और आपकी वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको अगर इसका पार्ट 2 पढ़ना है तो आप सारे स्टूडेंट्स ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल कर लें, और आप बिहार के नंबर 1 इंग्लिश एकेडमी से, हम यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड को भी डील करते हैं। आप अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम पूरे इंडिया में ओनली लैंग्वेज डील करने निकले हैं, और क्वालिटी एजुकेशन लैंग्वेज का। आप सभी स्टूडेंट्स जुड़े, सिर्फ और सिर्फ 500, एकदम अफोर्डेबल है। आप जाएं, इसमें हो सकता है कुछ ऑफर भी कभी कभी निकलता हो, तो वो आप एकेडमी से पहले पता कर लेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, और आप उम्मीद करें कि आप भी अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे माय डियर, एंड लव यू ऑल। सो सी यू सून इन द एप्लीकेशन। आप सभी स्टूडेंट्स इसके सोशल मीडिया पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि टाइम टू टाइम नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। हैव अ ग्रेट डे।